वैसे तो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ होता होगा। आप 9th क्लास में हो, क्या आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने के हिसाब से, और पढ़ लिया है तो रिवीजन कर लेते हैं वन शॉट में एग्जाम के लिए। तो कहानी है 1897 की, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। वैसे तो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ होता होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? और ये जो मॉडल आप पीछे देख रहे हैं थॉमसन ने दिया था, जस्ट लाइक अ क्रिसमस पुडिंग या कहें वाटरमेलन जैसा। वाटरमेलन इसलिए कि जैसे कि पूरा एक रेड पल्प जो पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। बात इन्होंने कही कि एटम पूरा पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, तो पूरा न्यूट्रल जीरो चार्ज हो गया। अच्छी बात थी, स्टेबिलिटी तो बताई, लेकिन एक गलती हो गई कि 1911 में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जब ये देखा कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा की हीलियम पार्टिकल्स रेस को छोड़ा तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस सीधी चली गई, कुछ थोड़ी सी एंगल से गई, और एक रे थी 12,000 में से जो वापस जाकर एज इट इज आ गई। और रदरफोर्ड ने इस बात को ऐसे कहा कि मान लो एक 15 इंच का शेल हमने टिश्यू पेपर पर जोर से फेंका और टिश्यू पेपर ने उसको बाउंस बैक करके हमारे पास वापस भेज दिया। सरप्राइजिंग। तो इससे बस एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर केवल एक रे वापस आती है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है, क्योंकि वही उसको वापस भेज सकता है। एटम पूरा खाली है और उसके अंदर 1,00,000 गुना छोटी जगह पर है, यानी कि समझ लो फुटबॉल के बड़े से ग्राउंड पर छोटी सी ऑलपिन। लेकिन उन्होंने एक बात थोड़ी सी गलत बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बम्बार्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे तो भैया एटम ही नहीं बचेगा। तो बोहर बीच में आया और उन्होंने कहा कि भैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, जिसमें से फर्स्ट शेल होती है K, फिर L, फिर M, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते रहते हैं जिनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, वो कभी उस एनर्जी को गवाते नहीं है। बोहर बड़ी स्कीम ने हमको 3 रूल दिए। एक इलेक्ट्रॉन भी K शेल में भराने के बाद दूसरी शेल L में ही जाएगा, उसके बीच में कहीं नहीं। तो स्टेप वाई मैनर में पहले K, L, M, N ऐसे भराता है। कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जाएंगे, तो इसके लिए हमको एक रूल दिया 2n²। अगर मान लो सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2, 10वीं शेल मतलब n की वैल्यू 10 रखेंगे। ऐसे फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 रख के 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आते हैं। और तीसरा रूल हमसे कहता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए लास्ट शेल में। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो सोडियम की वैलेंसी है 1, इसका मतलब वो केवल एक से कंबाइन हो पाएगा। एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी है, यानी कि वो 3 जनों से कंबाइन हो सकता है। और यही कारण है कि Na के साथ Cl होता है, Al के साथ Cl3 होता है। सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एटॉमिक नंबर मतलब होता है प्रोटॉन कितने हैं, और एटॉमिक मास का मतलब होता है कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन कितने हैं। नाइट्रोजन का नंबर 7 है तो उसका डबल, उसका मास 14 हो जाएगा। किसी का 8 है तो 16, 9 है तो 18, वैसे 19 होता है, 10 है तो उसका मास 20 हो जाएगा। लगभग डबल कर दो तो मास आ जाता है। आइसो मतलब सेम, और टोप मतलब हाइड्रोजन की तोप। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। और आइसो बार में भार सेम होगा, भार मतलब वजन सेम होगा, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम, इन दोनों का वजन सेम होता है। इसका भी 40, इसका भी 40, यानी कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।